नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और इस समय जो विशेष बुलेटिन आप देख रहे हैं, ये के हाइफा शहर से आ रही है, जहां पर इस समय तनाव इस बात को लेकर है कि लगातार हिजबुल्लाह के रॉकेट इस जगह को निशाना बना रहे हैं। उत्तरी इजराइल के इलाके को हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक्स के चलते और इजराइल की सेना के मिलिट्री ऑपरेशंस के चलते अब डेजिग्नेटेड मिलिट्री जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। डेजिग्नेटेड मिलिट्री जोन का मतलब है कि अब उत्तरी इजराइल के उन इलाकों में यहाँ की सिविलियन पॉपुलेशन भी नहीं जा सकती। वहां पर अब केवल सेना की गाड़ियां, सेना की बख्तरबंद गाड़ियां, बड़े बड़े ट्रकों में सेना के टैंक अब लद कर जा रहे हैं और वहां से सीधा वो लेबनान में कूच करेंगे। इस समय अगर पूरे मध्य पूर्व की बात की जाए तो तीन बड़ी दिशाओं में इजराइल की कार्रवाई चल रही है। गाजा पट्टी पर आज भी बमबारी हुई और गाजा पट्टी से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जो बमबारी हुई, इजराइल का तो कहना है उसने हमास के आतंकवादियों को निशाना बनाया। गाजा पट्टी में जो वहां की पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, उनकी हेल्थ अथॉरिटीज है, उनका कहना है कि सिविलियंस को निशाना बनाया। एक अस्पताल को खाली करने को कहा जा रहा है और उसमें अगर बच्चों को खाली वहां कराया गया तो फिर समस्या ये होगी कि जो ऑक्सीजन जिन बच्चों को दिया जा रहा है उनको हटा के कहां ले जाए। लेकिन इजराइल का कहना यह है कि उस क्षेत्र में हमास ने अपने अड्डे बना रखे, वहीं से रॉकेट अटैक्स होते दक्षिणी इजराइल में, और इसीलिए उस पूरे क्षेत्र को वो लोग हमास मुक्त करने की रणनीति से आगे बढ़ रहे हैं। इजराइल की नीति साफ है। पिछले एक साल में इजराइल ने दक्षिणी इजराइल से सटे गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ ऑपरेशंस को तेज किया है। उत्तर में लेबनान में अब बहुत तेजी से ऑपरेशन, दक्षिणी लेबनान में बहुत तेजी से ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। राजधानी बेरूत में भी बमबारी हो रही है और अगर आप मानचित्र पर देखें तो दक्षिणी लेबनान के इलाके में एक लिटानी नदी आती है। उस लिटानी नदी के दक्षिण के सारे इलाके को इजराइल ने खाली करने का आदेश दे दिया है। लगभग वहां से लाखों लोगों को ये कहा है कि आप लिटानी नदी के उत्तर, यहाँ की अब तक तो अवाली नदी के उत्तर में चले जाइए, क्योंकि इस इलाके में अब इजराइल अपनी भारी बमबारी शुरू करेगा। इजराइल का कहना क्या है? हिजबुल्लाह के जितने भी हथियारों के डिपो भंडार है वहां पर, उनको ध्वस्त करना है। हिजबुल्लाह के लड़ाके जहां रहते हैं उन्हें ध्वस्त करना है। जहां से उनकी आवाजाही होती है उस पूरे क्षेत्र में इजराइल की नीति क्या है कि इंच बाय इंच वो दक्षिणी लेबनान में आगे बढ़ेगा। जो जो इलाका हिजबुल्लाह मुक्त वो डिक्लेयर करेगा, उन उन इलाकों में अब उत्तरी इजराइल की उसकी जनता जो पिछले एक साल से विस्थापित है, करीब 60,000 से 70,000 लोग जो पिछले एक साल से विस्थापित है, वो अब अपने घरों में लौट पाएंगे। और उस नीति के तहत सीमा इनकी ऐसी है जैसे भारत में एक शहर से दूसरा शहर या एक मोहल्ले से दूसरा मोहल्ला, कि इस मोहल्ले के लोग उस मोहल्ले में रॉकेट ना मार सके, मिसाइलें ना दाग सके, तो एक दूसरे को देख ना सके। इसीलिए इजराइल दूसरे मोहल्ले को करीब 30 किलोमीटर के इलाके को खाली करा लेना चाहता है कि वह सिविलियन लोग तो आ जाए वापस, हिजबुल्लाह के लड़ाके ना आ जाए। अच्छा, उनकी निगरानी कैसे होगी? उसकी जिम्मेदारी दी जाएगी लेबनान की सेना को और यूनिफिल, यूनाइटेड नेशंस की जो इंटरिम मिशन है, वो इंटरिम फोर्स है जो लेबनान में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि दक्षिणी लेबनान के इलाके से उत्तरी इजराइल पर हमला न हो। ये इजराइल की सोच है। 2006 में भी इसी सोच पर काम किया गया था, लेकिन उसमें इजराइल को सफलता नहीं मिल पाई थी। 2006 से 2024 तक हिजबुल्लाह के पास 18 साल रहे और 18 साल में हिजबुल्लाह ने सुरंगों का ऐसा मायाजाल बनाया कि कुछ सुरंगें तो इजराइल की सीमा के अंदर, कोई 10 मीटर तो कोई 20 मीटर इजराइल की सीमा के अंदर आ रही है। तो वो बहुत तेजी से इस देश में घुसकर भी वार करने की क्षमता रखते थे और यही इजराइल को अंदेशा था कि जिस तरह से हमास के 3,000 से ज्यादा आतंकवादी पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल की सीमा में दाखिल हुए, और मैंने वो अनएडिटेड वीडियोस देखे हैं। पिछले साल 8 अक्टूबर को मैं इजराइल आ गया था और 8 अक्टूबर से लेकर करीब 25-26 अक्टूबर तक मैं इजराइल में ही था। और इस बार भी अभी 7 अक्टूबर की पहली बरसी से 3-4 दिन पहले ही 4 अक्टूबर को मैं इजराइल आ गया था। और अब उत्तरी इजराइल में तनाव बहुत ज्यादा है। इजराइल की खुफिया जानकारी ये थी कि जिस तरह से पिछले साल दक्षिणी
दक्षिणी इजराइल में हमास के आतंकवादी घुसे थे, उसी तरह लेबनान से इस बार हिजबुल्लाह के आतंकवादी उनके देश में घुसते और एक सुरंग को उन्होंने ध्वस्त भी कर दिया है। तो ये जो पूरी की पूरी इजराइल की समय रणनीति है, ये 3 धुरियों पर आगे बढ़ रही है। पहली धुरी हमास को नष्ट करना, दूसरी धुरी हिजबुल्लाह को नष्ट करना। हम बात कर रहे थे कि 2006 और 2024 में फर्क क्या है। 2024 में एक बहुत ही सोची समझी सुनियोजित रणनीति के तहत, और इस पर इजराइल की सेना भी और मुसाद, यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज कई साल से काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया? पहले उन्होंने हसन नसरल्लाह, जो हिजबुल्लाह के कमांडर है, उसकी वो बात सुनी कि हसन नसरल्लाह का कहना है कि जितने भी हिजबुल्लाह के लोग हैं, लड़ाके हैं, वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल बंद कर दें। वो अपनी पत्नी या अपनी मित्र या किसी से ही बात करें, मोबाइल फोन पर जैसे ही बताते हैं कि हम इस इलाके से इस इलाके में जा रहे हैं, हमारी यहाँ तैनाती है, बिल्कुल उसी समय इजराइल को पता चल जाता है। उनका सिग्नल इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस इतना अच्छा है कि उनको पता चल जाता है। तो इसीलिए आप पेजर का इस्तेमाल शुरू कर दें, मोबाइल बंद कर दें। जैसे ही ये जानकारी पब्लिक हुई, तो कहा यह जा रहा है, हालांकि इजराइल ने इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं की है, कहा यह जा रहा है कि इजराइल ने एक कंपनी फ्लोट की जिसने पेजर बनाना शुरू किया। ताइवान की एक कंपनी का नाम लिया, बुडापेस्ट हंगरी में उसका हेडक्वार्टर बनाया और इतना सस्ता दाम उसका रखा, जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हिजबुल्लाह को चाहिए थे, उसी आधार पर बहुत सस्ते दाम पर उन्होंने पेजर बना दिए। अच्छा, हिजबुल्लाह ने पेजर खरीद तो लिया और बड़ी बड़ी संख्या में 5,000 से ज्यादा पेजर खरीदे। उन्होंने उसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर लगाया और हार्डवेयर और विस्फोटक कि नॉर्मल मैसेजेस लगातार आती रहेंगी, जाती रहेंगी। इतनी अच्छी क्वालिटी का बनाया कि उसमें खराब होने का कोई सवाल ही नहीं उठता कि कोई उसको खोल कर देखे। लेकिन एक अगर उसमें जिस तरह से आप अपने कंप्यूटर पर कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबाएं, तीनों जब एक साथ दबाते हैं तब उसका रिएक्शन होता है, वैसे ही उस पेजर में जब 2 बटन एक साथ दबाएं और वो खास तौर पर वही 2 बटन, उसी समय उस पेजर का विस्फोटक एक्टिवेट होगा। इस तरह की तैयारी थी और ऐसा यहाँ पर लोग बताते हैं। तो उनका ये कहना है कि उसी तरह जब वो पेजर बहुत वाइडली सर्कुलेट हो गए, हिजबुल्लाह के लड़ाकों को वो पेजर दे दिए गए। पेजर टैक्टिकल लेवल लीडर्स को दिए जाते हैं। टैक्टिकल लीडरशिप का क्या मतलब होता है कि हसन नसरल्लाह टॉप कमांडर, फिर फुआद शुक्र उसका मिलिट्री कमांडर, हुसैन सुरूरी जो है वो उसके पीछे रॉकेट और ड्रोन फोर्सेस का कमांडर। इस तरह के पूरी एक हिजबुल्लाह की मिलिट्री हायरार्की है, एक रैंक स्ट्रक्चर है। ये लोग जब निर्णय लेते हैं, दाहिए में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर्स है, सेंट्रल हेडक्वार्टर्स, वहां से जो भी निर्णय दिया जाता था वो मोबाइल फोन पर नहीं, मोबाइल फोन पर नहीं बल्कि वो पेजर पर आगे सर्कुलेट किया जाता था। पेजर पर जब वो मैसेज सर्कुलेट होती थी तो लोग अपने पेजर पर ऐसे देखते थे, वो टैक्टिकल कमांडर्स, उनको कोडेड मैसेज आती थी, उसके बाद वो कार्रवाई करते थे, जो भी कार्रवाई करने को दी जाती थी। इस परिस्थिति में जब इजराइल ने कई दिनों तक देख लिया, ऐसा कहा यहां जा रहा है कि पूरा सिस्टम ठीक काम कर रहा है, तो उन्होंने एक सुनियोजित रणनीति के तहत, जब ये जानकारी आई कि हिजबुल्लाह उत्तर से दक्षिणी लेबनान से उत्तरी इजराइल पर हमला करेगा, जिस तरह पिछले साल हमास ने किया था, तो उन्होंने पहले वो टैक्टिकल लीडरशिप को आउट करने का प्लान बनाया और पेजर में एक विशेष मैसेज भेजा। दरअसल पेजर का जहां भी सेंटर होता होगा उसके कंट्रोल तो इजराइल के ही पास थे, ऐसा खुफिया जानकारी जिन लोगों के पास है वो बताते हैं। उन्होंने एक मैसेज भेजा कि ये एक इनक्रिप्टेड विशेष मैसेज है हसन नसरल्लाह की ओर से और इसको देखने के लिए ये 2 बटन एक साथ दबाएं। जिन जिन लोगों ने वो दोनों बटन अपने पेजर पर एक साथ दबाए, वो विस्फोट हुआ और इसमें जो रिपोर्ट्स बेरूत से आ रही हैं या पूरे लेबनान से आ रही हैं, उसमें करीब उनके 1000 से 1500 हिजबुल्लाह के टैक्टिकल कमांडर्स, कुछ केसेस में उनके परिवार, वो उसमें मारे गए। उसके बाद हिजबुल्लाह ने आदेश दिया कि कोई अब पेजर का इस्तेमाल नहीं करेगा, केवल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जो कम्युनिकेशन उनका होता है वही कम्युनिकेशन होगा। मोबाइल फोन के इस्तेमाल की अभी भी इजाजत नहीं थी। लेकिन कहा यहां यह जा रहा है कि इसराइल की जो घुसपैठ है या इसराइल का जो पेनिट्रेशन है, इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन मोसाद का हिजबुल्लाह के रैंक्स में, वो इतना उम्दा है कि उनके पास बिल्कुल
पिन पॉइंट इंटेलिजेंस इनपुट्स थे। अगले दिन उन्होंने वॉकी टॉकी पर अटैक्स कराए, उसमें जो क्लोज प्रोटेक्शन टीम या क्लोज लीडर्स थे, कमांडर्स, वो काफी मारे गए। तो हिजबुल्लाह के टैक्टिकल कमांडर काफी आउट, क्लोज प्रोटेक्शन कमांडर आउट। फुआद शुक्र को पहले ही मार चुके थे, कुछ और कमांडर्स को मारना शुरू किया। उसके बाद एक के फ्यूनरल के लिए हसन नसरल्ला जो 30 वर्षों से अधिक से 1992 से हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर था और आइडियोलॉग था, और जिसने हिजबुल्लाह को एक रैग टैग या एक नॉर्मल आतंकी संगठन से दुनिया की सबसे बड़ी मिलिशिया के रूप में उसको डेवलप किया था, जिनके पास रॉकेट, मिसाइल, लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता और 1 लाख से ज्यादा लड़ाके, जिनमें 50,000 तो ट्रेंड मिलिट्री ग्रेड के लड़ाके थे, जिनके पास बहुत जबरदस्त इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी ईरान की एक तरह से कहा जाए तो जो सबसे पावरफुल आर्मी का अंश है, उसकी लीडरशिप की ट्रेनिंग, ये सब उनके पास मौजूद था। उस तरह से लीडर्स को मरवाना शुरू किया इसराइल ने। हसन नसरल्ला एक फ्यूनरल से जैसे ही दाहिए में अपने हेडक्वार्टर्स में, और ये जो हेडक्वार्टर्स है ये धरती के कम से कम 20 से 25 मीटर नीचे, आप सोचिए कितना नीचे था ये, वो इतना नीचे यानी धरती के 3 से 4 लेवल नीचे उनका हेडक्वार्टर था। जैसे ही वहां पहुंचे, इसराइल के पास उसकी जानकारी आई और इसराइल की वायुसेना के ड्रोन लगातार उस जगह की टोह ले रहे थे, लड़ाकू विमान उड़े, और एक नहीं, दो नहीं, कई लड़ाकू विमानों ने वहां पर 85 टन बमबारी की। एक्यूरेट प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन जिसे कहता है, और प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन जो बंकर बस्टर है, उस तरह का बम जो धरती पर गिर कर नहीं फटता, धरती पर जब वो इम्पैक्ट करता है तो सुराग करता है और काफी कई मीटर नीचे तक सुराग करता रहता है, और जब नीचे कई तले उसने सुराग कर लिया उसके बाद जाके वो वहां फटता है और बहुत जबरदस्त फटता है। तो आप सोचिए, आसपास की 6 इमारतें भी ध्वस्त हो गई। इतने बम बंकर बस्टर उन्होंने वहां मारे कि हसन नसरल्ला को कुछ लोग कहते हैं सपरिवार, कुछ लोग कहते हैं कुछ अपने टॉप कमांडर्स के साथ हसन नसरल्ला मारा गया। फिर इसराइल की इंटेलिजेंस उसके बाद बंद नहीं हुई। अगले अगले ही दिन जब ये अनाउंसमेंट तो औपचारिक तौर पर नहीं हुआ, लेकिन कहा जाने लगा कि हसन नसरल्ला का एक रिश्तेदार है सैफुद्दीन, सैफुद्दीन को बनाया जा रहा है अगला हिजबुल्लाह कमांडर। तो और उसके साथ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कई लोग बातचीत करने भी आ गए, लीडरशिप किस तरह से बदलेगी। और जब इतनी टैक्टिकल और मिलिट्री लीडरशिप हिजबुल्लाह की आउट हो गई, तो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कुछ रिटायर्ड जनरल्स और रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स और कमांडर पहुंच गए लेबनान की, वो अब इस ऑपरेशन को डायरेक्ट करेंगे। इसराइल ने उनको भी चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया, और ये दिखाता है कि कितनी जबरदस्त इंटेलिजेंस इसराइल के पास है। कई हथियारों के भंडारों को एयर स्ट्राइक से उड़ा दिया। लेकिन केवल एयर स्ट्राइक्स ही नहीं, इस समय जो ऑपरेशन चल रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स भी चल रही हैं। ठीक मेरे पीछे ये जो भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी पर इसराइल की नौसेना के युद्धपोत भी समुद्र से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें और रॉकेट लगातार दाग रहे हैं। उससे भी बहुत नुकसान हो रहा है जितने भी हिजबुल्लाह के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं। और ग्राउंड फोर्सेस भी अब धीरे धीरे और भीतर प्रवेश करती जा रही है, तो उससे और 3 तरफ से इसराइल वार कर रहा है। लेकिन केवल एक तरफा वार नहीं है ये कि इसराइल की तरफ से वार हो रहा है। इसराइल के पास इस पूरे क्षेत्र में टोटल एयर डोमिनेंस है। कोई उसके लड़ाकू विमानों को यहाँ चुनौती दे ही नहीं सकता, और इसीलिए उसके लड़ाकू विमान सीरिया में जाके दमास्कस में भी बॉम्बिंग कर रहे हैं। दमास्कस में उन्होंने बमबारी की। सीरिया से लेबनान को आने वाले रास्ते पर, हाईवे पर उन्होंने वहां जबरदस्त बमबारी की, ताकि हथियारों की जो सप्लाई हो रही है, हथियारों की सप्लाई का रास्ता बंद हो जाए। तो कोशिश क्या है, जितने हथियार इस समय लेबनान के अंदर है हिजबुल्लाह के, उनके अलग अलग ठिकानों को ध्वस्त किया जाए। कईयों को तो वो फायर ही कर रहा है लगातार हिजबुल्लाह इस क्षेत्र में। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक रॉकेट आकर गिरा यहाँ की हाइफा की खाड़ी में। हालांकि वो आको के पास था, हाइफा शहर के पास नहीं था, लेकिन कोशिश उनकी पूरी चल रही है। दूसरी तरफ से वो दमास्कस की तरफ से वो वार कर रहे हैं, ताकि दमास्कस में भी वार हो और लेबनान और यहाँ की सीरिया की सीमा पर भी उनकी बमबारी लगातार चलती रहे। इस ऑपरेशन में 2 तरफ से जब घिर रहा है हिजबुल्लाह, तो हिजबुल्लाह को नए हथियारों की सप्लाई
नहीं हो पा रही है। ये कोशिश इजराइल की पूरी तरफ से है। जितने हथियार उनके पास हैं, उससे तो लड़ाई होगी, लेकिन जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, जो शॉर्ट डिस्टेंस के मार करने वाले रॉकेट हैं या मीडियम डिस्टेंस तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, उनके जितने भंडार हैं, उनको चुन चुनकर इजराइल ध्वस्त कर रहा है। लेकिन एक तरह से कहा जाए, हमास, हिजबुल्लाह, ये दोनों हाथ है। इजराइल का मानना यह है कि जो सर है, वो सर तो असल में ईरान है, और ईरान पर क्या इजराइल वार करेगा, इस पे लगातार बातचीत हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच लगभग आधे घंटे की बातचीत हुई, और उसमें उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, जो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट भी है, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, वो भी उस बातचीत में बाद में शामिल हुई। इसके अलावा योआव गलांट, जो रक्षा मंत्री हैं इजराइल के, उनके लॉयड ऑस्टिन, जो रक्षा मंत्री हैं अमेरिका के, उनके साथ उनकी लगातार बातचीत हो रही है। कहा तो ये भी जा रहा था कि योआव गलांट को अभी जाना था अमेरिका, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी उस पर अंकुश लगाया, रोक लगा दी, ये बोलकर कि जब तक अमेरिका के राष्ट्रपति से उनके पास उनकी बातचीत नहीं हो जाती, तब तक अमेरिका जाकर इस वॉर प्लान को डिस्कस करना संभवतः ये अनुचित होगा। ये यहाँ की मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं। अमेरिका से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो ये कह रही है कि इजराइल ने अमेरिका के साथ अपना वॉर प्लान शेयर नहीं किया है कि वो किन किन जगहों को निशाना बनाएगा। इजराइल चाहता है, जैसा योआव गलांट जो यहाँ के रक्षा मंत्री है, उनका बयान भी आया, जबरदस्त हमला होगा, इफेक्ट के लिए होगा, और वो बड़ी सरप्राइज होगा ईरान के लिए। ईरान को पता ही नहीं चलेगा कि उसको किस तरह से ये मार पड़ी है। लेकिन ये कहना तो आसान है, करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ईरान भी एक बहुत सशक्त देश है, ईरान भी एक मिलिट्री पावर है, और ऐसी मिलिट्री पावर जो अपनी मिसाइलें, अपने रॉकेट खुद बनाता है। लेकिन एक बात यहां और भी महत्वपूर्ण है कि ईरान पिछले 40 वर्षों से ईरान के ऊपर भी प्रतिबंध लगे हैं, अमेरिकन सैंक्शंस लगे हैं, तो उनको बहुत सी चीजें हैं जो दुनिया से नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन इजराइल में विशेषज्ञों का कहना है कि यहाँ एक और पेच आकर अटक जाता है। रूस और चीन दोनों ईरान की मदद कर रहे हैं। तो दुनिया इस समय इस युद्ध में भी दो खेमों में साफ तौर पर बटी है, क्योंकि अगर आप लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की बात करें, जो मिसाइलें जेरूसलम और टेल अवीव और नेवेटिम एयरबेस पर आकर गिरी हैं, और 181 मिसाइलें अगर फायर की है इजराइल के ऊपर ईरान ने, 180 मिसाइलों से ज्यादा, और उसके पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी क्षमता ईरान के पास अभी भी है। उन मिसाइलों के लिए जो टेक्नोलॉजी है, काफी ईरान के पास है, लेकिन काफी टेक्नोलॉजी चाइना से, रशिया से उनको मिल भी रही है, और ये पश्चिमी देशों के लिए बहुत बड़ा खतरा और बहुत बड़ी चुनौती है। इस परिस्थिति से निपटने के लिए अभी कोशिश क्या हो रही है? अमेरिका के अतिरिक्त युद्धपोत भूमध्य सागर में आ गए हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स अमेरिका के, यानी वो युद्धपोत, एक पूरा जंगी बेड़ा है, एक जहाज नहीं, एक एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसमें 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, टोही विमान, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के विमान, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को सप्रेस करने के लिए, दुश्मन के रेडार को सप्रेस करने के लिए। ऐसे वॉर एक साइंस है, और एक साइंस के रूप में वॉर को देखना चाहिए, क्योंकि जब अगर इजराइल बमबारी करेगा ईरान पर, तो ऐसे ही नहीं है कि एक दिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आदेश दिया और यहां बटन दबा दिया और वहां मिसाइलें गिर गई। ऐसे नहीं होता। उसके लिए बकायदा घंटों पहले विमान आकाश में उड़ते हैं, वो दुश्मन के रेडार को जैम कर देते हैं। यानी ईरान के रेडार काम करना बंद कर जाएंगे, कर देंगे, क्योंकि उन पर इतनी पावरफुल जैमिंग अमेरिका की तरफ से और इजराइल की तरफ से होगी। उनका एयर डिफेंस बिल्कुल नेस्त नाबूद हो जाएगा। उनके लड़ाकू विमान आकाश में आ भी ना पाए, उसके लिए टोटल एयर डोमिनेंस, इजराइल और अमेरिका जब मिल जाते हैं तो दुनिया की सबसे ताकतवर एयर पावर है। उनकी सिग्नल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, एयर डोमिनेशन, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, कितनी मिसाइलों से लैस उनके लड़ाकू विमान, और F-15, F-16, F-35 अलग अलग लड़ाकू विमान उनके होंगे। अमेरिका की नौसेना के F-15 और F-18
लड़ाकू विमान, उम्दा लड़ाकू विमान उनके भी उनके एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप से उड़ेंगे, और पूरी की पूरी कोशिश ये होगी कि ईरान ना कुछ सुन सके ना देख सके जब तक हमला हो ना जाए। और जिस तरह 181 मिसाइलें ईरान ने फायर की थी, तो इसराइल का कहना है कि उन्होंने तो उन मिसाइलों से कोई नुकसान तो यहाँ हुआ नहीं। एक किसी बिल्डिंग की छत पर थोड़ी सी गिर गई, या किसी खुले इलाके में गिर गई, या एक फिलिस्तीनी आदमी मारा गया वेस्ट बैंक में, लेकिन इसराइल को तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इसराइल जब पलटवार करेगा, प्रश्न सबसे बड़ा ये है, क्या परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर पर वार करेगा, या तेल के भंडारों पर वार करेगा, या फिर मिलिट्री लीडरशिप को इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के, या फिर एक सबक सिखाने के लिए सिंबल्स ऑफ पावर जो ईरान में है, चाहे अयतुल्ला अली खमेनी जिनके बारे में कहा जा रहा है वो तो वैसे ही छिपे बैठे हैं कहीं पर इस समय, उन पर वार होगा, या फिर राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान के भवन पर उनके हमलों पर होगा, या फिर जहां युद्धपोत बनाता है ईरान, जहां मिसाइलें बनाता है ईरान, जो उसका मिलिट्री इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, इस्फहान में हो, तेहरान में हो, अलग अलग शहरों में हो। ईरान भी एक बहुत बड़ा देश है, लेकिन इसराइल के पास वो क्षमता है, लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें, अचूक वार करने वाली मिसाइलें, एयर टू ग्राउंड जो लड़ाकू विमानों से वार करने वाली क्षमता, ये सब इसराइल के पास है। और एक साथ अगर उन्होंने 181 मिसाइलें फायर की, तो यहां से हो सकता है 281, 481, 581, ये किसी को नहीं पता क्या अल्टीमेट आदेश होगा, लेकिन आदेश जो भी हो, क्षमता वार करने की इसराइल के पास जबरदस्त है। लेकिन युद्ध में एक चीज होती है जिसको कहते हैं एस्केलेशन लैडर। इसराइल ने अगर मान लीजिए ईरान ने फायर की 181 मिसाइलें, तो इसराइल एक ही बार में हजारों मिसाइलें नहीं कर देगा। हो सकता है वो 200 करे, 250 करे, 300 करे, 500 करे। उसके बाद क्या इसराइल ऑन टॉप ऑफ एस्केलेशन लैडर है, या उस युद्ध का स्तर जो बढ़ रहा है उसके ऊपर ईरान फिर है, ईरान उससे दुगनी मिसाइलें फायर करेगा। और अब तक ईरान ने कहा उसने केवल मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया, क्या उसके बाद वो सिविलियन टारगेट्स को निशाना बनाएगा? क्या इज इट ऑन टॉप ऑफ दैट एस्केलेशन लैडर? क्या इसराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है, एक आयरन डोम सिस्टम, उसके बाद उसका डेविड स्लिंग सिस्टम, शॉर्ट शॉर्ट ड्यूरेशन इनकमिंग मिसाइल आयरन डोम, उससे थोड़ी दूर डेविड स्लिंग, उससे थोड़ी दूर एरो 2 सिस्टम, उससे थोड़ी और दूर एरो 3 सिस्टम, उससे थोड़ी और दूर पेट्रियट मिसाइल डिफेंस शील्ड, उससे और दूर यानी इसराइल की सीमा से बहुत दूर जहां मिसाइल फायर ही हुई या ट्रेजेक्टरी में आई या एटमॉस्फेयर में उसको उड़ाने की बात हो, तो वहां तो उसका पेट्रियट एरो सिस्टम है। लेकिन ऐसी परिस्थिति भी आती है कि लड़ाकू विमान अमेरिका के भी और इसराइल के भी वो आकाश में ही होते हैं। इनकमिंग मिसाइल को अपनी सीमा से बहुत दूर ईरान में ही ध्वस्त करने की क्षमता भी वो रख सकते हैं और रखते हैं। तो ऐसे दुनिया में इस तरह के युद्ध में बहुत सी चीजें होती हैं जिन पर एक साथ काम किया जाता है कि आप न केवल दुश्मन पर वार करें बल्कि अपने देश की भी और अपने लोगों की भी सुरक्षा करें। और ये सब करते करते अपने लोगों की सुरक्षा के लिए उनको पहले ही बंकरों में जाने को कह दिया जाता है। यहाँ तो लगभग हर घर में अपना बॉम्ब शेल्टर होता है, तो अपना राशन, दाना, पानी, टेलीविजन, वो सिस्टम मैं आपको कई बार दिखा भी चुका हूँ कि उनके बॉम्ब शेल्टर में किस तरह का सामान रहता है कि वहां 2-3 दिन रह भी सकते हैं। जो अच्छे पुराने घर हैं जिनमें टॉयलेट जाने की भी व्यवस्था है, फ्रिज भी है, टीवी भी लगा है, खाने पीने की भी व्यवस्था है, दवाइयां भी है, इमरजेंसी में आप वहां रह सकते हैं। लेकिन कभी ना कभी तो निकलेंगे, फिर वार हो सकता है। अस्पताल तक, यहाँ का जो सबसे बड़ा अस्पताल है उसे भी जमीन से 3 स्तर नीचे एक पूरी तरह से उसको तैयार किया गया है। एक एयर कंडीशन वहां वार्ड्स भी है, ऑपरेशन थिएटर भी है, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप भी है, सब धरती के नीचे और कई फीट नीचे, 3 से 4 लेवल्स नीचे। इस तरह का भी सिस्टम इस समय इसराइल में है और हाइफा में है। मैं जब हाइफा के मेयर का योना योहाफ का इंटरव्यू करने गया, एक तरह से यहाँ के अगर मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें देखा जाए, तो मैं उनका इंटरव्यू करने गया। और उनका जब मैं इंटरव्यू कर रहा था, वो भी सतह से 3 स्तर नीचे उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था। वो चाहे तो कितने भी दिन वहां पर जमीन के नीचे रहकर अपना पूरा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अपना चला सकते हैं। वहां खाना बनने की भी व्यवस्था है, खाने की भी व्यवस्था है, रहने की भी व्यवस्था है, और ऑक्सीजन सप्लाई रिप्लेनिश होती रहे धरती के इतना नीचे, इन सब की भी यहाँ जबरदस्त व्यवस्था है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे क्षेत्र में तनाव बहुत ज्यादा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि
इज़राइल भी जानता है कि अगर उसने वार किया ईरान पर तो जो पलटवार होगा उसमें यहाँ के ईंधन के भंडार, तेल के भंडार या यहाँ पर जो बहुत ठीक मेरे पीछे हाइफा पोर्ट है, ये बहुत क्रूशियल पोर्ट है उत्तरी इज़राइल में। इसको निशाना बनाया जा सकता है और बहुत ऐसे स्ट्रेटेजिक वाइटल एसेट्स और वाइटल पॉइंट्स पूरे इज़राइल में भी है और छोटा-सा देश है इज़राइल। करीब 6 घंटे में उत्तर से पूरे दक्षिण तक आप इस पूरे देश में एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इस देश की सुरक्षा भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी इज़राइल की सेना पर है। वार, पलटवार और अपनी सुरक्षा। इस तरह से इस समय एक सुरक्षा चक्र यहाँ बनाया जा रहा है और प्लान बन रहा है एक बड़े हमले का। आने वाले 2 दिनों में कल शबात एक इनका धार्मिक सिस्टम होता है जिसमें फ्राइडे के दोपहर के बाद सब अपने घरों में रहते हैं। एक तरह से यहाँ छुट्टी हो जाती है। बसें और ट्रेन भी नहीं चलते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलता है, केवल पुलिस और सेना सड़कों पर रहती है या डॉक्टर्स या इमरजेंसी वर्कर्स। तो ये तो शबात हुआ। उसके बाद यौम किपुर एक तरह से इनका नया साल जिस तरह से एक तरह से करें कि पुराने साल में हमसे जो गलतियां हुई उसके लिए माफी। अब एक नया साल शुरू हो रहा है, एक नए सिरे से वो शुरू कर रहे हैं, तो उसमें कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करता है, मतलब अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, गाड़ी नहीं चलाते, छुट्टी पर सब रहते हैं, घरों के अंदर प्रार्थना करते हैं। ये भी एक बड़ा मौका हो सकता है इनके इजराइल के दुश्मनों के लिए उन पर हमला करने के लिए। इतिहास गवाह है, ऐसा पहले हो भी चुका है, लेकिन इस बार भी क्या ऐसा होगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न इस समय है। हाइफा से इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और जय हिंद।